नमस्कार दोस्तों, नवोदय कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शैलेंद्र कुमार आपको क्लास 10th की एनसीईआरटी की बुक विषय नागरिक शास्त्र के बारे में यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। नागरिक शास्त्र के ये दूसरे चैप्टर की दूसरी वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं संघवाद के बारे में। इससे पहले संघवाद के बारे में पूरी बात हो गई। यहाँ पे संघवाद, संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, यहाँ से शुरुआत करते हैं। संघीय व्यवस्था कैसे चलती है तो बात करेंगे कि संघीय व्यवस्था के लिए जो है कि संवैधानिक प्रावधान होना जरूरी है। लेकिन देखा जाए तो संघीय व्यवस्था में केवल इतनी ही चीजें जरूरी है, ये पूरी कारगर साबित अगर देखा जाए तो भारत में ये सब केवल संवैधानिक जो है प्रावधान ही कारगर साबित हुए हैं, तो ये इतना ही नहीं है। उसके साथ साथ और क्या चाहिए, संघीय व्यवस्था में जो मुख्य श्रेय है वो लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र की बात है कि चरित्र की देन है कि जो ऐसी संघीय व्यवस्था क्या है कायम रह सकी है। और दूसरे साथ साथ क्या है, जो विविधता का आदर और संघ साथ साथ रहने की जो इच्छा है, इच्छा शक्ति है, उसके वजह से क्या है कि संघीय व्यवस्था सही आदर्श रूप बन सकी है। ये तो संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, क्या क्या चीजें आती हैं, इसमें हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। जैसे कि भाषी राज्य आते हैं। भाषी राज्य की बात करेंगे, जो भाषा के अनुसार क्या हुआ था, जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद जो राज्य जो देखा जाए तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बोली भाषाएं जो है अलग अलग थी, जिसके वजह से क्या हुआ, अलग अलग राज्यों की मांग उठी थी। अलग अलग जो राज्यों की मांग उठी थी, इसमें देखने का लोकतांत्रिक राजनीति के लिए ये जो है कठिन जो है बहुत परीक्षा का समय था। कि इस समय क्या था कि अगर जो है अलग अलग जो है राज्य भाषा के आधार पर बढ़ जाएंगे, जो अलग अलग जो भाषा बोलते हैं वो जो जिस भाषा जहाँ है वो उसी क्षेत्र में रहें, तो उसके आधार पे उनके राज्य बन जाए। लेकिन अगर इसको देखा जाए कि अगर भाषा के आधार पे बंटने की बात आई थी, तो जो राजनीतिक जो नेता थे उनको लगा था कि हाँ देश जो है ऐसा ना हो कि टूट जाए। तो देखें तो 1947 और 1920 में क्या हुआ, नए नए जो है प्रांत बने, सीमाएं नई नई बनी, क्षेत्र नए नए बने, और इसके साथ साथ नए नए जगह के अलग अलग चीज़ों की जगह नाम बना जो है बदले गए या नाम नए रखे गए क्षेत्रों के। तो इस तरह देखते हैं कि बहुत से 1947 से 2020 तक की बात करें तो बहुत से ऐसे राज्य हैं, बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो टूट गए, यानी दो दो भाग हो गए और उनके नाम भी अलग अलग हो गए। इस तरह बहुत से देखने को मिलेंगे। और इसमें क्या बात आती है कि जो कुछ राज्य भाषा के आधार पे नहीं, जो पहली बात तो देखें बहुत बढ़ गए, लेकिन बटे किस बेस पे, बहुत तो भाषा के आधार पर बढ़ गए, लेकिन बहुत से ऐसे राज्य बटे जो हैं कि भाषा के आधार पर नहीं बल्कि संस्कृति या भूगोल या जाति विभिन्नताओं के कारण तो रेखांकित हुए। और देखेंगे कि ये जो देश जो है अपने देश में जो क्या हुआ कि अलग अलग जो है जो राज्य बने, उनमें देखेंगे नागालैंड है, झारखंड है, उत्तराखंड है। ये क्या है कि भौगोलिक स्थिति, संस्कृति की स्थिति के आधार पे वो जो है विभाजित हो गए हैं या अलग किए गए हैं। और इस बार देखेंगे कि ये जो है जब बढ़ रहा था देश जो है भाषा के आधार पे, तो इसमें क्या हुआ था, जो लोगों को जो नेता थे उनको लग रहा था कि देश टूट जाएगा, लेकिन जो उनका डर था वो जो है सही नहीं हुआ, देश नहीं टूटा, बल्कि जो अनुभव बता रहा है यहाँ पे जो कि ये इस देश टूटने के बजाय एकीकृत और मजबूत हुआ है। आज का अनुभव ये कह रहा है कि जो देश है भाषा के आधार पर क्या हुआ, देश कमजोर नहीं हुआ और मजबूत हुआ, वो एकीकृत हुआ है। उसके साथ साथ क्या हुआ है कि जो प्रशासन है, प्रशासन की अपेक्षा और वो क्या हो, प्रशासन पहले की जो अपेक्षा क्या हो गया है, अधिक सुविधाजनक हो गया है। इसके साथ साथ बात करेंगे कि जो देखेंगे कि यहाँ भाषा के आधार पर कैसे जो है राज्य का विभाजन हुआ। अब इसके बाद देखते हैं भाषा की जो नीति थी, वो नीति कैसी, भाषा की जो नीति थी, भाषा की नीति की बात करेंगे तो हिंदी को क्या था, हिंदी को उस समय जो है सबसे ज्यादा हिंदी बोलने वाले थे, जो है हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा का दर्जा फिर भी नहीं दिया गया, और किसका दिया गया है, राजभाषा का दर्जा दिया गया है। हिंदी लगभग 40% लोग बोलते थे। और जब इसमें जो है 1956 तक के संविधान के अनुसार की जो है कि अंग्रेजी के प्रयोग ये जो है सरकारी कार्यालयों में ये कहा गया कि प्रयोग की जा सकते हैं, जो जैसे जहाँ चल रहा है, यानी कि सरकारी जो हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं है वहाँ पे अंग्रेजी को कहा गया कि अंग्रेजी बोल सकते हैं। लेकिन संवैधानिक अनुसार पे 1956 तक ही बोलने का उसमें जो है प्रावधान था। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पे क्या होता है, क्या ऐसे होता है कि उसके बाद 1956 के बाद अंग्रेजी जो है प्रयोग करना बंद कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है, बाद में भी प्रयोग होता रहा। तो क्यों होता रहा इसकी बात करते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है कि बहुत जो हिंदी के यानी कि या हिंदी को बहुत जबरदस्ती थोपा जाए या अंग्रेजी को हटाया जाए, तो इस तरह जो है ना हटाने के पीछे कारण ये है कि उनके जो है कोई विरोध, उनका जो है
ज़्यादा दिक्कत ना हो, और जो हिंदी को तो सरकार बढ़ावा दे रही, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, किसी व्यक्ति को ऐसा ना फील हो कि उनके ऊपर जो है हिंदी थोपी जा रही है या उनको घुटन महसूस हो रही भाषा के बेस पे। क्यों? क्योंकि श्रीलंका के आप इसके पहले देख चुके हैं, जो श्रीलंका बेल्जियम वाली कहानी में थी इसके पहले चैप्टर में, वहाँ पे क्या हुआ था, श्रीलंका में ऐसे ही हुआ था। जो सिंघली थे वो 74% थे, और जब संविधान बना तो सिर्फ सिंघलियों को जो है ज़्यादा जो है उसमें बढ़ चढ़ के जो हर एक चीज़ नौकरियों में छूट दे दिए गए, और सिंघली भाषा ही सब पे थोप दिया गया कि सिंघली राजकीय भाषा होगी, जो सरकारी कार्यालय की भाषा होगी। तो इससे कि वहाँ पे क्या हुआ था, गृह युद्ध जैसे स्थिति पैदा हो गई थी और हजारों लोग मारे गए थे। तो इस तरह की जो सिचुएशन ना आए, इसके लिए क्या हुआ था कि जबरदस्ती किसी के ऊपर हिंदी थोपी नहीं गई, और सभी का सम्मान रखा गया। सभी का जो है आगे चल के क्या हुआ कि थोड़ा लचीला जो है पन्नू उसमें रहा, जो हिंदी थोपने या भाषा के आधार पे। तो जिससे देखते हैं कि क्या हुआ कि देश की एकता बरकरार रही, एकता में कोई दिक्कत नहीं आई। इसके बाद बात करते हैं केंद्र सरकार और राज्य के संबंध के बारे में कि कैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो है संबंध रहते हैं। केंद्र सरकार और राज्य संबंध की बात करेंगे तो केंद्र और राज्य में यहाँ पे क्या क्या स्थिति आती है, क्या क्या दिक्कतें आती हैं केंद्र और राज्य सरकार में। देखेंगे कि जब केंद्र में एक ही पार्टी की सरकार होती है और राज्य में उसी पार्टी की सरकार होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, केंद्र को जो है पूरा जो है केंद्र की पार्टी जो संघीय पार्टी होती है, वो जो राज्य की पार्टी होती है, राज्य की पार्टी क्या करती है, संघीय इकाई के रूप में वो अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाती। केंद्र सरकार ही उसकी मेन जो है गाइड करती रहती, उस तरह वो चलती रहती, मतलब वो अपना स्वतंत्र रूप से शासन नहीं कर पाती है जब केंद्र में और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार रहती है। ये भी देखने को मिला है। और इसके साथ साथ बात करेंगे कि राज्य में विपक्ष, अगर कोई देखेंगे कि राज्य में विपक्ष की कोई पार्टी रही है, तो जो केंद्र सरकार रही है वो अगर उसके अपोजिट में राज्य सरकार में किसी दूसरे की सरकार बनी है, तो क्या करते हैं कि उसकी जो है अनदेखी किया करते हैं। जो उनके संवैधानिक प्रावधान होते हैं उसका केंद्र सरकार के, वो क्या करती है, उसका दुरुपयोग करती है, और उस वहाँ पे क्या होता है कि राज्य सरकार को भंग कर देती है। इस तरह के भी बहुत से जो है नकारात्मक बातें इसमें संघीय व्यवस्था में देखने को मिली है। भारत में ऐसे जो सिचुएशन है, और संघवाद के जो प्रतिकूल काम हुआ है उसमें देखेंगे तो 1990 के बाद जो स्थिति थी वो पहले जो प्रतिकूल हुआ है, इसके बाद देखेंगे कि संघवाद के प्रतिकूल जो काम हुआ है, यानी कि जो सरकारों में ऐसा काम होता है, वो 1990 के बाद स्थिति थोड़ा सा बदल गई थी। वहाँ पे क्या होता है, जो गठबंधन सरकार है वो गठबंधन सरकार जो है बनना शुरू हो गई थी। वहाँ पे क्या है, जो क्षेत्र राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी, जैसे कोई चुनाव हुआ और कोई पार्टी पूर्ण बहुमत में नहीं आती, तो वहाँ पे क्या है, क्षेत्रीय पार्टियों के कुछ सदस्यों के साथ मिलकर क्या होते हैं कि सरकार बनाते हैं। इससे सत्ता की साझेदारी भी बढ़ी, और इसके साथ साथ जो स्वायत्तता की एक नई संस्कृति पनपी है, उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के बाद में उसमें उसके थोड़ा सा इस चीज़ को बल मिला था बनाने में, जो गठबंधन सरकार है। और इसके बाद क्या हुआ कि संविधान लागू होने के बाद की तुलना में देखा जाए तो ये ज़्यादा प्रभावी हुई। कौन सी? गठबंधन सरकार की जो बात कर रहे हैं। और इस गठबंधन सरकार की ही बात एक और चीज़ है कि गठबंधन सरकार की बहुत सारी कमियां हैं और सारी चीज़ हैं। इसको हमें जो इसमें बुक में कार्टून दिया गया है, उस कार्टून के माध्यम से समझते हैं। बुक में एक कार्टून दिया गया है कि उसमें जो है एक कुर्सी है, कुर्सी में गठबंधन की सरकार जो है जिनकी सत्ता है वो बैठे हैं, और उसके साथ साथ क्या है कि उसको जो कुर्सी बनी है वो पटाखों की बनी है और पटाखों से बातें निकली हुई। मतलब ये है कि अगर एक पटाखा जो है अगर फटता है तो पूरी कुर्सी क्या है, बिखर जाएगी। मतलब कि अगर गठबंधन, इसी तरह सरकार से क्या होता है कि अगर गठबंधन में कोई भी जो सदस्य हैं वो अगर हट गए तो क्या होती है, पूरी सरकार टूट जाती है, बिखर जाती है। मतलब कि पूर्ण बहुमत ना होने से ये भी एक खतरा रहता है। इससे क्या होता है, जो सरकार चलती है वो अपने तरीके से सही वे में नहीं चला पाते हैं, वो गठबंधन के अनुसार भी उनको काम करना होता है। दूसरा एक उसमें कार्टून है, उसी के जस्ट यानी कि बगल में ही उसमें देखें क्या है कि उसमें भी ये दिखाया दे रहा है कि इसी कार्टून के ऊपर है। उसमें ये है कि उसमें ये दिखाया गया है कि जो राज्य सरकार है वो केंद्र सरकार से क्या है, ऐसे कटोरे लिए जैसे मांगते हुए क्या है कि वो अपनी उसको शक्ति मांग रही कि हाँ हमें कुछ शक्तियां दे, राज्य कुछ जो है केंद्र सरकार की शक्तियों की मांग कर रहे हैं कि कुछ हमें पावर दे दें। मतलब कि इसमें केंद्र का प्रतिनिधित्व ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं, उसे मांग कर रहे हैं कि उन्हें भी कुछ शक्तियां जो है दे दी जाए। राज्य सरकार जो है केंद्र सरकार मनमाने ढंग से जो इसमें क्या होता है, अगर एक ही सरकार है, गठबंधन सरकार में क्या होता है कि वो क्या है कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार मनमाने ढंग से मुश्किल जो है, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो मनमाने ढंग से जो पहले भंग कर दे रही थी वो थोड़ा सा उसमें चेंजेस हुआ है, बदलाव हुआ है। देखेंगे तो जो गठबंधन सरकार की है, और इसमें गठबंधन सरकार में जो कमियां यही आती हैं कि जो
कहने का मतलब अनदेखी वाली चीज़ें हैं। इस तरह के जो है इसमें गठबंधन सरकार में दिक्कतें आती हैं। आगे आते हैं हम इसको संवैधानिक दुरुपयोग जो है संविधान होता है उससे सरकारें अगर केंद्र सरकार दुरुपयोग करती है तो उसे राज्य सरकार को उसकी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है और वो जो है क्या होता है कि अपना जो है सही से काम नहीं कर पाती है। आगे आते हैं जो कि भारत में जो विकेंद्रीकरण हुआ है इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि भारत में विकेंद्रीकरण कैसे हुआ। भारत में विकेंद्रीकरण की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, प्रांत, भारत के जो प्रांत हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं। उस बड़े बड़े प्रांतों की बात करते हैं तो यहाँ पे जैसे यूरोप के स्वतंत्र जो देश हैं उससे भी बड़े बड़े कुछ यूरोप के कुछ ऐसे देश हैं उससे जो भारत के प्रांत है उससे बड़े हैं। और इसे बात करेंगे कि यूपी की जो जनसंख्या है वो रूस से जो है ज़्यादा जनसंख्या है, जनसंख्या के मामले में कहने का मतलब रूस से भी ज़्यादा है। और महाराष्ट्र में लगभग तो जर्मनी के बराबर जो है जनसंख्या है। तो इस तरह जनसंख्या का मतलब विकेंद्रीकरण का मतलब ये है कि इतनी बड़ी जो है इतने ज़्यादा जनसंख्या होने के बाद यहाँ पे क्या है सत्ता का एकदम से सही से बंटवारा, अगर सिर्फ दो ही स्तर पे सरकार होगी केंद्र और राज्य पे स्तर पे, तीसरे स्तर की सरकार जो है अगर नहीं होगी तो क्या होगा कि इसमें उतना जो है सही से जो है एकदम नज़दीक ग्रामीण स्तर तक जो काम है वो सही से नहीं हो पाएगा। इसको सही से स्थानीय सरकार के रूप में अगर इसको मान्यता दे देते हैं तो क्या हो जाएगा, सही से जो है उसका काम हो जाएगा। और इसके बाद क्या करते हैं कि जब केंद्र और राज्य सरकार की जो शक्तियां हैं वो स्थानीय सरकार को दे दिए जाए। फिर से बता दे रहे हैं, जब केंद्र और राज्य सरकार की जो शक्तियां हैं उसे जो है स्थानीय सरकार को दे दिए जाए तो क्या हो जाएगा, इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। सत्ता का विकेंद्रीकरण की बात कर रहे हैं तो सत्ता के विकेंद्रीकरण में क्या होता है कि केंद्र व राज्य से शक्तियां किसको दे दी जाती हैं, स्थानीय सरकार को दी जाती, इसी को विकेंद्रीकरण कहते हैं। और जो मुद्दे हैं और जो समस्याएं हैं, यहाँ पर बात करते हैं मुद्दों और जो है कि जो समस्याएं होती हैं, जो स्थानीय स्तर पर जो कई तरीके बातें होती हैं, मुद्दे होते हैं, उनको जो है अगर सही देखा जाए तो जो स्थानीय स्तर की सरकार होती है उसको यानी कि सही से हल करने के लिए ज़्यादा सक्षम होती है अगर उसे राज्य सरकार से तुलना की जाए। और जो भी स्थानीय सरकार होगी वो क्या होगी, अपने इलाके की अच्छे से समझ होगी, कहाँ पे कैसा विकास करना चाहिए, कहाँ पे कौन सी ज़रूरत है और जो पैसा है उसका किस तरह उपयोग किया जाए। तो स्थानीय सरकार क्या होगी कि अपने इलाके को अच्छे तरीके से जानती होगी और वहाँ का विकास अच्छा कर सकेगी। इसलिए क्या है, इतनी ज़्यादा जनसंख्या होने के बाद, इतने बड़े बड़े क्षेत्र होने पर क्या है स्थानीय सरकार की यहाँ जो है ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे क्या होता है कि स्थानीय सरकार का बहुत बड़ा जो है विकास में रोल है, क्योंकि स्थानीय सरकार जो बहुत सारी चीज़ों से वंचित रह जाते हैं, स्थानीय सरकार होने से वहाँ तक बहुत सारे लोग सत्ता में, लोकतंत्र में एक हिसाब से भागीदारी में भी आते हैं कि हाँ, और उस शक्तियों का बंटवारा भी होता है और जो हर जगह जो है स्थानीय स्तर पर उसका विकास हो पाता है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे जो स्थानीय सरकार की स्थापना स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत के वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। फिर से बता दे रहे हैं, जो स्थानीय सरकारें हैं इसकी स्थापना स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। मतलब कि अगर लोकतंत्र का सबसे अच्छा तरीका दिखाना चाह रहे हैं तो उसमें स्थानीय सरकार का होना जरूरी है और सही से वो जो शासन हो सके लोकतंत्र में वो इसी के तीसरे स्तर की सरकार के ही द्वारा हो सकता है। और इसमें बात यह है क्योंकि तीसरे स्तर की सरकार क्या है, स्थानीय स्तर पे अच्छा विकास कर पाएगी। और जो ये संविधान में विकेंद्रीकरण की जो कोशिश की गई है, जो यानी क्या क्या कैसे कोशिश की गई कि कैसे विकेंद्रीकरण हो सके, तो उसको क्या किया गया है, जो गांव है, गांव को ग्राम जो है ग्राम मिलके क्या बनाते हैं, कई ग्राम मिलके ग्राम पंचायत बनते हैं और ग्राम में बांट दिए गए हैं जो ग्राम पंचायत बनते हैं। और जो शहर है वो शहर में क्या है, नगर पालिकाएं बना दी जाती हैं, जिससे कि ये जो है अपने स्थानीय स्तर पे काम कर सके। जैसे ग्राम में ग्राम पंचायत बना दी जाती है और नगर में नगर पालिकाएं बना दी जाती है, जिससे स्थानीय स्तर पे वो अपना विकास कर सके। और इसके लिए क्या है कि चुनाव, यहाँ पे जब शुरू में ये बना दी गई तो ना उनको इनका जो है चुनाव किया जाता था, ना इनको जो है कोई विशेष संसाधन मिलते थे, ना इनके अधिकार दिए गए थे। ये जो तीसरे स्तर की सरकार है, यहाँ परिवर्तन कहाँ सबसे बड़ा आता है, ये 1992 में संविधान में संशोधन होता है और सत्ता का जो है विकेंद्रीकरण किया जाता है। सत्ता के विकेंद्रीकरण से क्या होता है कि ये अब जो पहले की कंपेरिजन में जो ग्राम पंचायती नगर पालिकाएं हैं, अब वो क्या होती हैं, ज़्यादा प्रभावी होती हैं और शक्तिशाली हो जाती हैं, जिससे कि वो अपना काम कर पाती हैं। और इनमें जो है जो और चीज़ें आ जाती हैं, संविधान संशोधन होने के बाद की जो स्थिति आती है उसमें मुख्य बातों को हम यहाँ से बात कर लेते हैं। पहले क्या होता है,
नियमित इन जो है चुनाव होने लगते हैं संशोधन के बाद। और क्या होता है, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति के लोग हैं उनके लिए सीटें आरक्षित किए जाती हैं, क्योंकि ऐसे कि चुनाव, पहली बात तो नियमित चुनाव होने लगते हैं। नियमित चुनाव होने से अलग अलग लोग चुनाव में आएंगे और विकास के लिए बात करेंगे और विकास के लिए काम करेंगे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित क्यों गई कि जो है आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जिनकी वजह से इनको जो है अगर सीटें आरक्षित नहीं कीजिए तो पीछे ही रह जाएंगे। इनको भी लोकतंत्र में आगे लाने के लिए ये इनके लिए भी सीटें आरक्षित करना जरूरी हुआ, तो इनके लिए सीटें आरक्षित हुई। और कम से कम 1/3 महिलाओं की भी यहाँ सीटें आरक्षित की गई। क्यों? क्योंकि महिलाओं की देखा जाए तो बहुत सी जगह क्या है, भागीदारी में वो पीछे रहती हैं, जिससे वजह से महिलाओं के लिए सीट आरक्षित हो जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है उतनी सीटें महिलाओं की ही रहेंगी और वहीं पे महिलाओं सदस्य नियुक्त किए जाएंगी या चुनी जाएंगी। और लास्ट बात ये क्या है कि पंचायत व नगर पालिका जो हैं, पंचायत व नगर पालिका के जो चुनाव हैं, इनको चुनाव कराने के लिए क्या हुआ, ग्राम पंचायतों का और नगर पंचायतों का चुनाव करने के लिए राज्य ने क्या किया, राज्य चुनाव आयोग का भी यहाँ पे गठन किया गया है, जिससे कि इनका सही से चुनाव किया जा सके। और इन चुनावों में जो भागीदार यानी कि जो सदस्य भाग लेंगे, जो वोटर लिस्ट में जिनका नाम रहता है उसके आधार पर इनका सब चुनाव होता है और वो चुने जाते हैं। जो राज्य सरकार अपने राजस्व का अधिकार का कुछ हिस्सा स्थानीय स्वशासी निकायों को भी देना पड़ता है। अब क्या हुआ, जो स्थानीय स्तर पे जो ये बनाई गई हैं, स्थानीय निकाय बनाए गए हैं, ये सब क्या है, इनको जो है राज्य सरकार को अब अधिकार भी अपने कुछ देने पड़े और इनको कुछ थोड़ा सा जो राजस्व है, राजस्व का हिस्सा भी दिया जाए, क्योंकि बिना राजस्व के विकास हो ही नहीं पाएगा। कुछ भी विकास करना है तो उसके लिए पैसा चाहिए, धन चाहिए, तो उसके आधार पर इनको भी बांटा गया और समय समय पर इनका जो है मूल्यांकन किया गया और सही से इनका जो है कि ग्रामीण स्तर पर हर एक जो है बेसिक चीजें हैं, जो मूलभूत चीजें जरूरतें हैं, उनकी पूर्ति की जा सके। आगे आते हैं हम, जो ग्राम पंचायत है वो क्या हुआ कि गांव को जो है, किसमें ग्राम पंचायत जो है क्या होता है कि जो गांव में क्या ग्राम पंचायत बनाई गई, जो ग्राम पंचायत बनेगी तो ग्राम पंचायत का क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है और कई सदस्य होते हैं। जो सदस्य होते हैं वो वार्डों से चुन के आते हैं। इसके बाद क्या है कि ग्राम पंचायत का जो बजट है वो जब पास होता है तो उसके लिए क्या होती है कि सभी लोगों की कम से कम बैठक होती है और साल में कम से कम 3 बार बैठक होना जरूरी है, जो नियम के अनुसार है कि इतनी 3 बैठक होनी चाहिए। और जो कई ग्राम पंचायतें हैं, जैसे कि अभी बताएं ग्राम पंचायत, तो कई ग्राम पंचायतें मिलकर क्या बनाती हैं, पंचायत समिति बनाती हैं। और कई पंचायत समिति मिलके पूरे जो जिले की पंचायत समिति है वो क्या बनाती हैं, सभी पंचायत समिति जिला परिषद बनाती हैं। जिला परिषद क्या होते हैं, जिला परिषद के जो सदस्य चुने जाते हैं, जिला परिषद से जो सदस्य चुने जाते हैं वो लोकसभा और राज्य जो विधानसभा में चुने जाते हैं। लोकसभा में कौन है कि सांसद है और विधानसभा में विधायक जो है चुने जाते हैं। कहाँ से, जिला परिषद से चुने जाते हैं जिला स्तर पे। और इस जिला परिषद में कुछ जिला स्तर के अधिकारी भी शामिल होते हैं। और जो जिला परिषद के जो मुख्य प्रमुख होते हैं वो क्या होते हैं, राजनीतिक प्रधान होते हैं वही। और जो शहरों में, ये तो अभी बता दिए कि ग्राम में हुआ, ग्राम पंचायत बनी, ग्राम पंचायत से जो है परिषद बनी, जिला परिषद बनी, ये तो गांव के लिए है। जो शहर के लिए है वो नगर पालिका बनाएगा। और नगर में क्या हुआ, नगर पालिकाएं जो बनी गई। और बड़े शहरों में क्या हुआ, नगर निगम बनाए गए। और नगर निगम जो है निर्वाचित जो किए जाते थे वो नगर निगम जो प्रतिनिधि चुने जाते थे वो निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा मेयर का चुनाव किया जाता है, उन्हें मेयर कहते हैं। और स्थानीय सरकार की जो नई व्यवस्था के रूप में ये पनपी लोकतंत्र में, ये तीसरे स्तर की जो सरकार पनपी, वो क्या हुआ कि अच्छा खासा इसका जो है, इसमें जो है बहुत सारे ज़्यादा लोग भागीदारी हुए लिए, मतलब कि बहुत ज़्यादा सारे लोग भाग लिए। ये लोकतंत्र के लिए एक नई स्तर की सरकार हुई। और ये जो है इसमें ये देखा गया कि लगभग इसमें नगर निगम और ग्राम पंचायतों को सबको मिला के अगर सदस्यों को जोड़ा जाता है, जिसमें लगभग 36 लाख लोग शामिल हुए। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इतने सारे लोग कई देशों की जनसंख्या से भी ज़्यादा हैं, जो कि खाली उसमें जो है कि नगर पालिकाओं और जो है ग्राम पंचायतों के सदस्य चुने गए हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और कई दूसरे बाहरी देशों से। तो इससे क्या पता चलता है कि इतने सारे लोग जो है क्या हुए, लोकतंत्र की सत्ता में क्या है अपनी भागीदारी निभाए और इतने सारे लोग भाग लिए। और मतलब कि सत्ता का ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ, यहाँ पे विकेंद्रीकरण हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हुए लोकतंत्र। और बात करते हैं जो इससे क्या हुआ, नगर निगम या ग्राम पंचायतों बनने से इससे क्या हुआ कि जो महिलाओं की स्थिति है, जो प्रतिनिधित्व है वो बढ़ा, क्योंकि यहाँ एक तिहाई जो है सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाती हैं इस वजह से वो।
और इसमें ये सब चीज़ें होने के बावजूद भी अभी भी इसमें बहुत सारी परेशानियां हैं जिनको अभी नहीं कहा जा सकता पूरी तरह से। इनके बनने से बहुत सारी चीज़ें दूर हो गई हैं। इसमें यह है कि जो लोग इसमें बहुत उत्साह से तो हिस्सा लेते हैं, लेकिन कमी क्या है इसमें, क्या जो नियमित बैठकें हैं उस तरह की बैठकें नहीं होती हैं। और अधिकांश जो है जो राज्य हैं, राज्य सरकारें हैं, वो स्थानीय सरकारों क्या है पर्याप्त अधिकार नहीं दिए हैं, जिनके वजह से क्या है कि स्वशासन की जो आदर्श स्थिति से है क्या है कि हम लोग काफ़ी दूर हैं। मतलब कि स्वशासन की आदर्श स्थिति अभी हम दूर हैं। इस वजह से कितना जो है देखा जाए कि वो जो है कितना भागीदार, कितने सारे लोग उसमें भाग लिए, लेकिन फिर भी वो जो है कहने का मतलब कि पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता बहुत आदर्शवादी ये जो है संस्था बनी स्थानीय सरकार की। अभी भी इसमें कमियां हैं जो कि दूर करना इनको है। इस चैप्टर के हम फिर से मुख्य बातें इसमें दोहरा देते हैं आपको। इसमें देखेंगे कि जब संघीय लोक व्यवस्था कैसे चलती है, इसमें देखेंगे संघीय व्यवस्था जो है बढ़ती है। संघीय व्यवस्था की बात करेंगे तो भाषा के आधार पर जो राज्यों को बंटवारा हुआ, भाषा के आधार पर बात होती है कि भाषा के आधार पर कैसे कैसे दिक्कत हुई और क्या क्या वो बातें हुई। और इसके बाद देखते हैं भाषा नीति क्या हुई कि हिंदी को किसी के ऊपर जबरदस्ती थोपा नहीं गया, एक लचीला भाव रखा गया जिससे कि श्रीलंका जैसे गृहयुद्ध जैसे स्थिति न पैदा हो। इसके बाद बात करते हैं केंद्र और राज्य संबंध के बारे में बात करते हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकार के बारे में क्या होता है, पार्टियों में जो जीतती हैं उनका जो है थोड़ा सा जो अनदेखी की जाती है, उस तरह की सारी बातें हुई कि केंद्र और राज्य के संबंध कैसे कैसे होते हैं और दिक्कतें क्या होती हैं। गठबंधन सरकार बाद में है कि अगर बहुमत नहीं है तो गठबंधन सरकार बन के उसमें वो होते हैं। कार्टून के माध्यम से इसमें आपको बताया। और भारत में भी केंद्रीकरण क्या है कि सत्ता का बंटवारा ही स्थानीय सरकार को जब उसमें केंद्र और राज्य से कुछ शक्तियां दे दी जाती हैं वही सत्ता का बंटवारा है। इसके बाद बात करेंगे कि इसमें जो है अलग अलग ग्राम पंचायत और जो है नगर निगम बनते हैं, जिसके वजह से वो क्या होता है कि उसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। उम्मीद करते हैं ये चैप्टर आपको संघवाद का पूरा समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।